Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's Premix for Polity. तो देखिए अभी जो है 2022 का पेपर जो है आपने देखा होगा, स्पेसिफिकली जिन्होंने 2023 का भी प्रीलिम्स देना है उन्होंने भी जो है पेपर देखा होगा और ये समझ आया होगा कि 2019 ऑनवर्ड्स जो यूपीएससी का पैटर्न है फॉर प्रीलिम्स, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वाला पैटर्न है, वो जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होते हुए जो है हमें यहाँ पर क्या हो रहा है नज़र आ रहा है। तो 2022 का पेपर भी जो है उसी लाइंस पर था। पेपर जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिलोसफिकल क्लैरिटी एंड स्टैटिक में जो है बहुत गुड होल्ड जो है एक्सपेक्ट करता है। देखिए हर साल जो है कोई एक या दो सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट आते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स विज़ावी ईजी आते हैं। इस बार जो पॉलिटी का पेपर आपने देखा होगा तो वो कंपैरेटिवली ईजी था, तो आप लगा सकते हैं कि जिनकी पॉलिटी स्ट्रांग नहीं भी थी वो बहुत लकी थे और हम भी बहुत लकी थे क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया पॉलिटी का। पर वो सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि जो है पेपर जो है बहुत आसान था। ऐसा नहीं है कि हमने जो है कुछ बहुत एक्सेप्शनल, मैंने या प्रेरणा मैम ने कुछ बहुत एक्सेप्शनल पढ़ाया था, लेकिन अगले साल भी ऐसा होगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम एट स्लीपी क्लासेस ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम आपको कंसेप्चुअल और फिलोसफिकल क्लैरिटी दे सके। देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर है, एक तो इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गोइंग इनटू मेंस एग्जामिनेशन, और पेपर क्योंकि इतना प्रिडिक्टेबल हो चुका है तो बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चे जो अपना डेमिनर, जो अपना कामनेस जो है पेपर में या पेशेंस जो है नहीं मेंटेन कर पाते, उनका भी जो पेपर है वो ख़राब हो जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको नॉलेज बेस जो है उनका बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है हमारा जो प्रीमिक्स का सेशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस जो है पर सब्जेक्ट जो है रोज़ आपसे डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस जो है सिर्फ ये है कि अगर अगले साल पॉलिटी डिफिकल्ट भी आ जाता है तो बाय द टाइम हमारा प्रीलिम्स होगा हमने अराउंड जो है गुड 5000 क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए होंगे। तो उससे क्या होगा, ऑलमोस्ट पॉलिटी के हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है जब आप कवर कर लेंगे तो नेचुरली जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा पॉलिटी में, और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है। और तीसरा, जो भी हम गलतियाँ करते हैं वो जो है हम कभी भी नहीं भूलते हैं, राइट। तो इसी थॉट प्रोसेस से जस्ट टू हेल्प यू इन क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमने जो है ये कंटिन्यू किया है हमारा प्रीमिक्स का इनिशिएटिव, राइट। तो अभी जब मैंने आई टॉक अबाउट पॉलिटी, तो पॉलिटी में जो है मैंने जो इस बार क्वेश्चंस डाले हैं वो स्टैटिक डाले हैं, और अगले कुछ प्रीमिक्सेस में जो मैं आपको क्वेश्चंस डाल के दूंगी वो टिपिकल स्टैटिक से होंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टैटिक पार्ट जो है स्ट्रांग होना पॉलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए व्हाट आई वुड वांट इज़ कि जब भी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आप जो टॉपिक मैं आपको लिख कर दे रही हूँ उससे जो है अच्छे से जो है एक बार रिवाइज कर ले और फिर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। उससे आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन द प्रिपरेशन, और आपकी जो रीडिंग है वो कितनी इफेक्टिव है। हमें ऐसे लगता है हम लाइब्रेरी में जो है बहुत टाइम लगा रहे हैं तो हमारी रीडिंग बहुत अच्छी है, पर ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए जो है जस्ट टू बी श्योर कि आप कितना इफेक्टिवली रीड करें, आप कितनी इन डेप्थ में रीड कर रहे हैं, तो वो तभी होगा अगर आप ये सेशन सुनने से पहले जो है डेफिनेटली एक बार वो टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। और इससे ये भी होता है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़कर जाते हैं और फिर वो नहीं आता तो हमें बहुत बुरा लगता है, और वो टॉपिक का आंसर हमें जो है एंड मोमेंट तक जो है प्रीलिम्स तक जो है डेफिनेटली नहीं भूलता है, राइट। तो दिस वाज ऑल जो भी जनरल ज्ञान मैं आपको देना चाहती थी। और बिफोर आई बिगिन विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस कि स्लीपी पे हम 2023 के जो है क्या क्या इनिशिएटिव्स चला रहे हैं। तो देखिए पहला तो इनिशिएटिव ये है कि वो द फर्स्ट टाइम जो स्लीपी क्लासेस है वो ऐसे करें कि आप अपना बंडल ऑफ कोर्सेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले तैयारी की हुई है या आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे जो है बाकी चीज़ें तो मैंने अपने आज के सिलेबस में पढ़ ही ली थी, मुझे जो है सिर्फ ज्योग्राफी जो है पढ़नी है या सिर्फ इकोनॉमी पढ़नी है, या पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले मैम जो है मुझे ऐसा लगता है अच्छा पढ़ाते हैं तो मुझे सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स लेना है, तो वो भी जो है आप ले सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है आपको कंटेंट के वीडियोज़ प्लस PDFs भी देंगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। डेली क्विजेज रहेंगे, उसके अंदर अपडेटेड कंटेंट होगा एज पर द रेलेवेंट सिलेबस। अगर कोई भी नई चीज़ आ रही है, कोई नई जुडिशियल इनोवेशन आ रही है, कोई नया डॉक्ट्रिन आ रहा है, कोई नई स्कीम आ रही है, तो वो भी जो है सारा कंटेंट जो है आपको अपडेटेड मिलेगा। और साथ ही साथ मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो भी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट जो जनरल ज्ञान मैं आपको देना चाह रही थी। अभी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रीमिक्स फॉर पॉलिटी आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इसमें एज आई सेड पहली बात तो क्वेश्चंस कुछ टाइम के लिए मैं आपके पास स्टैटिक रखूंगी, एंड ये सेशन को सुनने से पहले आपको पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है अच्छे से जो है
रिवाइज करना है और फिर जो है ये टॉपिक को सुनना है, राइट। तो अगर आपने रिवाइज कर लिया है और अभी आपने रिसेंटली पढ़ा और आपको लगता है कि मुझे आता है, तो आप डेफिनेटली सुन सकते हैं। अगर आपने पहली बार पढ़ना है या ऐसे लग रहा है अभी एक ही बार पढ़ा है, तो डेफिनेटली एक बार जाइए, उसको रिवाइज कीजिए और फिर जो है ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन जो है वो डील करता है प्रीएम्बल के साथ और पूछा गया है इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रीएम्बल के साथ एसोसिएटेड है। एक बार क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज द राइट और द रॉन्ग आंसर, राइट, एंड क्या अप्रोच रखनी थी इन द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड शेड्यूल जो है कौन से जो है इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उनके साथ डील करता है। अगेन बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा, पता होगा सेकंड शेड्यूल और सेकंड और थर्ड शेड्यूल में अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तीसरा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिक्स भी पता है कि क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्या पर्पस है, उससे भी जो है क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे पीपीटी में नहीं लगा हुआ, वो जब आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तभी जो है सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इनमें से क्या क्या जो था फीचर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, करेक्ट आंसर जो है हमें मार्क करना है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पूछ रहा है कि प्रीएम्बल में जो है इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन है। आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। तो चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 4। जब हम प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं तो कौन सी चीजें दी गई हैं? पॉलिटिकल जस्टिस, यस जस्टिस। अगर हम बात करेंगे तो अगर आप प्रीएम्बल देखिए, प्रीएम्बल जो है एक ऐसा टॉपिक है, आपको प्रीएम्बल बाय हार्ट याद होना चाहिए। हर एनसीईआरटी में प्रीएम्बल दिया हुआ है और प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में आते हैं और प्रीएम्बल का मेंशन ऑलमोस्ट आपके हर क्वेश्चन इन जीएस2 मेंस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जो है आपको लिखना है। एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में भी जो है आप प्रीएम्बल का मेंशन कर सकते हैं। ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन में भी जो है आप प्रीएम्बल को एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है बता सकते हैं। इसीलिए प्रीएम्बल जो है आपको बाय हार्ट जो है याद होना चाहिए। क्या है प्रीएम्बल? चलिए यहाँ पर जो हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ट्रिपल SDR से जो है आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। तो यहाँ पे बात आ रही थी political justice की, तो वो ठीक है। liberty of thought expression, belief, faith and worship। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या बोला था सेकेंड ऑप्शन में? इकोनॉमिक लिबर्टी, तो वो गलत है। तीसरा equality of status and opportunity and to promote among them all, and to promote among the statement पूरा नहीं है, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation। तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन स्टेटमेंट 4 जो है करेक्ट है। और साथ ही में स्टेटमेंट 3 में जो है हमसे पूछा गया था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी इंश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये तो था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर प्रीएम्बल पता है तो जो है आंसर जो है बहुत क्विकली किया जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो अगर मैंने आपसे डेट जो है प्रीएम्बल में जो मेंशन है वो नहीं पूछी है तो जो है आप फिर भी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछी जा सकती है। ये भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सब लोग सही से देंगे। सेकंड क्वेश्चन है अबाउट द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं वो सेकंड शेड्यूल का जो है पार्ट है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर के ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और जो है अपना आंसर बता दीजिए। देखिए अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता और मैंने अगर सेकंड शेड्यूल पढ़ा हुआ है और तो मैंने जो है डेफिनेटली ये नोटिस किया था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो, मतलब मुझे ये नहीं पता ये थर्ड शेड्यूल में था या ये सेकंड शेड्यूल में था, लेकिन मुझे ये पता है कि मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो तो डेफिनेटली नहीं है।
तो अगर मैंने सिर्फ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एलिमिनेट कर दिया तो भी जो है मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ये जो पेपर में ऑप्शंस दिए हैं सिर्फ उस पैटर्न में दिए हैं जिस पैटर्न में 2022 में पूछे गए हैं। बहुत आसान पैटर्न था, बट शायद अगली बार इतना आसान नहीं आए, तो आपको स्टैटिक पार्ट जो फंडामेंटल पार्ट है वो वैसे भी याद होना चाहिए। चलिए हम क्या करेंगे, हम क्विकली जो है सेकेंड शेड्यूल जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जो सेकेंड शेड्यूल है वो कंटेन करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन है जी? तो ये बताता है अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर of the state, the speaker and the deputy speaker of Lok Sabha, the chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha, the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly in all states, and the chairman and the deputy chairman of the legislative council in states. Before I move on to this थर्ड क्वेश्चन, आपका एक होमवर्क है मेरे थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले कि जो थर्ड शेड्यूल है वो किस चीज़ से डील करता है और उसमें जो है किस किस अथॉरिटी का जो है मेंशन है वो जो है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे जो है आप कभी भूलेंगे भी नहीं कि सेकंड शेड्यूल में क्या था और थर्ड शेड्यूल में क्या था। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इस सेकंड शेड्यूल जो है उसमें और कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में हमारा क्वेश्चन था। तो जो प्रोविजंस इन द सेकंड शेड्यूल दे कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, जहां पे हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। क्लियर? तो ये अगर शेड्यूल को हमने चेंज करना है तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से होगा? तो सिंपल कोई एक्ट नहीं होगा, आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा, ये होगा सिंपली बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एम आई क्लियर? चलिए, एंड आई होप आप जो आपको होमवर्क दिया गया है वो भी जो आप जरूर से यूट्यूब कमेंट्स में करेंगे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में जो कि है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए बोल रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। मिनिस्टर्स जो हैं दे आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे अगेन आप एक ब्रेक लीजिए और मुझे बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या जो है इसका सही जो है आंसर होना चाहिए। आई होप आपने जो है अभी तक सही आंसर जो है मार्क कर दिया है। आई एम सॉरी, आई थिंक मैं आपको डी ऑप्शन जो है दिखाना ही भूल गई थी 2 बार, हो जाता है, रियली सॉरी। चलिए बात करते हैं कि क्या होगा इसका सही ऑप्शन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर अगर आप मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैराथन सेशन देखेंगे जो मैंने 2022 के प्रीलिम से पहले लिया था, यू विल रियलाइज दैट 3 क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और उसमें एक ही चीज़ पर जो है एम्फेसाइज जो है किया जा रहा है। तो छोटा सा टॉपिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और 3 बार क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं और अगर हमारी स्मार्ट प्रिपरेशन है तो हमें वो टॉपिक्स को जो है डेफिनेटली कवर करके चलना चाहिए, राइट। तो बात करते हैं कि क्या है इसका सही ऑप्शन। तो देखिए तीनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो जस्टिफाई करती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? फॉलोइंग जो है आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक बात होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। बेसिक जो बात है यही है, यही जो चीज है यूपीएससी ने 3 बार जो क्वेश्चन पूछा है बस एक ही सेंटेंस पूछा है कि क्या एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो देखिए जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है विज़ावी द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ एक तो 2 टाइप के हमारे एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, एक तो प्रेसिडेंट जो कि इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आर्टिकल 74 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर वो होंगे टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट जो कि है नॉमिनल हेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। और जो एडवाइस सो टेंडर्ड है बाय द रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। एम आई क्लियर? और दूसरा जो इसका फीचर है दैट इज मेजॉरिटी पार्टी रूल, की जो भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिक्योर करेगी मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा वो जो है गवर्नमेंट जो है बना देगी और उन्हीं का जो लीडर होगा वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हाउएवर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी तो कोलिशन ऑफ पार्टीज जो है प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तीसरा बेडरॉक प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। तो ये एक टीम की तरह एक्ट करते हैं, स्विम एंड सिंग टुगेदर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन पर लगता है, जो कि इम्प्लाई क्या करता है, द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लाइक क्योंकि इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम आई क्लियर?
चलिए बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी के बारे में। यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो इसलिए जो है ये क्या शेयर करेंगे, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो थोड़ा इशू आ सकता है, अदरवाइज जो इसमें क्या रहता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सेम ही पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है डबल मेंबरशिप। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं बोथ द लेजिस्लेचर एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करेंगे तो सिंगल मेंबरशिप होती है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव आता है वहां पर वो आता है बाय द स्पॉइल सिस्टम। प्रेसिडेंट जो है, जो रियल हेड होते हैं, वो खुद ही जो है अपने साथ में जो है ऑफिसर्स लेकर आते हैं टू एक्ट एज एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जो है उनका लेजिस्लेचर मतलब उनका कांग्रेस का पार्ट होना जो है जरूरी नहीं होता। लेकिन इंडिया में क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव बनेंगे वो कौन होंगे, जिनका मेजोरिटी पार्टी के सीट्स आएंगे, उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे, और उन्हीं में से जो है जो लेजिस्लेचर में जो एमपीज आए हैं उन्हीं में से जो है एग्जीक्यूटिव चूज किए जाएंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को जो है प्रमोट किया जाएगा एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउस के होते हैं, ऑफ द लेजिस्लेचर के भी होते हैं सॉरी, एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव के भी होते हैं, राइट। जो और लीडरशिप जो होती है वो किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, एंड द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। क्लियर? चलिए बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस की। देखिए लोअर हाउस जो है ऑफ द पार्लियामेंट वो डिसॉल्व किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इन अदर वर्ड्स जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। दिस मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास राइट है टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास राइट है टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो ट्रू। और नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो है लेजिस्लेचर जो है, अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, राइट, तो वो भी क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को जो है खत्म करवा सकता है, गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो एंड करवा सकता है। पांचवी बात आ जाती है सीक्रेसी को लेकर, और यहाँ पे बोलते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, और वो जो है डाइवर्ज नहीं कर सकते एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग पॉलिसीज या कुछ भी डिस्कशंस जो उनके पास आई हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ मिनिस्टर। दे टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस, और कौन देता है उनको, तो एडमिनिस्टर करवाया जाता है बाय प्रेसिडेंट, और ये जो है अपने आप में जो है क्वेश्चन जो है बन सकता है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जहां पे पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान से पढ़ना है, मेंबर्स का नाम कंफ्यूजिंग होता है, बट जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके मेंबर्स जो है काफी ज्यादा जरूरी हैं। तो देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड KM मुंशी। तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए नाउ लेट मी डिस्कस द आंसर विद यू। सो द आंसर इज BN राव। व्हाई? बिकॉज on 29th August 1947, Constituent Assembly, through a resolution, appointed a drafting committee to scrutinize the draft of the text of the Constitution, जो कि prepared किया गया था by the Constitutional Advisor. And who was the Constitutional Advisor? BN राव। तो जो BN राव थे वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, BN राव ऐसे आ जाएगा। अदरवाइज आपको ड्राफ्टिंग जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी जो है 7-8 मेंबर्स पता होने चाहिए, राइट। तो कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स? 7 मेंबर्स थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एंड BL मित्तर एंड DP खैतान। ये सब जो थे मेंबर्स थे। ये मेंबर्स जो है आपको डेफिनेटली एक बार पता होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए BN राव कौन थे, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो देखिए 30 अगस्त 1947 को जब फर्स्ट मीटिंग हुआ तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इलेक्ट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो बन गए थे चेयरमैन। ऑन टुवर्ड्स द एंड, मतलब अक्टूबर 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, बिगेन किया टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि किसने प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन? BN राव ने, जो कि कौन थे, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारा कुछ था अबाउट मेंबर्स। थोड़ा स्टैटिक है, आई नो, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बोरिंग भी है, बट अगेन पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक फुली सॉवरेन बॉडी है जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना सकती थी जब बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। और तीसरा कि ये जो थी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी थी। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है ऑल 3 आर ट्रू। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये बनी थी नवंबर 1946 में। कौन से मिशन प्लान के अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर।
असेंबली को जो है एक फुली सॉवरेन बॉडी बनाया गया था जो कि फ्रेम कर सकती थी एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज. द असेंबली वाज एम्पावर्ड टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ठीक है, और ये जो था इट वर्कड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. मतलब ये दो सेपरेट जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी. एक तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया एंड एनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री, जब तक जो है न्यू पार्लियामेंट जो है इलेक्ट होकर नहीं आ जाती. Thus the assembly जो था it became the first parliament of India of the Dominion legislature. Hence जो है statement 2 is also correct. तीसरा, when the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by G.V. Malvankar. Again एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे प्री में जो है फिर भी जो है अगेन पूछा जा सकता है. These two functions जो है इसने कंटिन्यू किए थे टिल November 26, 1949, जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो है ओवर हो गया. Although जो Constituent Assembly थी was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, जो असेंबली थी उसमें तकरीबन हर सेक्शन के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स थे. हिंदूज के, मुस्लिम्स के, सिख्स के, पारसीज के, एंग्लो इंडियंस के, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन. तो हेंस जो कॉम्पोजिशन थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी. दो जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे. एम आई क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीक्स प्रीमिक्स. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छा लगे या आपको कुछ सजेशंस देने हैं, यू कैन डू इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.